अब दोस्तों आपके सामने जो सवाल है ये सवाल नंबर सिस्टम के भाजकता टॉपिक से है। इसको आप बोलते हैं डिविजिबिलिटी। क्वेश्चन कहता है 7 अंकों वाली संख्या 6, 7, 8, 4, 3 A2 ए के बाद दिया है 2 कॉमा 11 से विभाज्य है यानी कि डिविजिबल है। तो एक अंकों वाली पूर्ण संख्या है तो ए का मान ज्ञात कीजिएगा। देखिए यहाँ जो लिखा है कि ए एक अंक वाली पूर्ण संख्या है तो ये सब आपको उलझाने लिखा हुआ है, क्योंकि किसी संख्या के बीच में अगर ए लिखा हुआ है तो भाई संख्या का कोई भी हिस्सा चाहे वो ए लिखा हो या बी लिखा हो तो कोई अंक ही होगा ना, और अंक हमेशा एक अंक वाला ही होता है कि नहीं। यहाँ दिया है 6, 7, 8, 4, 3 A2, ये पूरी कट रहा दोस्तों किससे 11 से। अब आपको 11 का नियम पता होना चाहिए कि भाई नियम क्या कहता है। तो 11 का नियम कहता है कि अल्टरनेट संख्याओं को लो, 2 के बाद 3, 3 के बाद 8, 8 के बाद 6 और सबको जोड़ दो। 3, 2, 5, 5, 8, 13, 13 और 6 19। अब जो बचा है उसको जोड़ दो, 7, 4, 11, 11 में ए भी तो जुड़ेगा। अब अगर इन दोनों का अंतर या तो 0 या तो 11 आना चाहिए तभी वो 11 से कटेगी। अब यहाँ थोड़ा गौर से देखिएगा कि अगर ये ए नहीं होता, मान लेते हैं कि ये ए के पास 0 होता, तो अगर 19 में 11 घटाएंगे तो भी 11 नहीं आने वाला है। 19 में 11 घटेगा तो 11 नहीं आने वाला है। इसका मतलब है कि इन दोनों भाग का अंतर हमको 0 करना होगा। ठीक है, तो कब समझेंगे कि वो 11 आ सकता है? अगर हम इस ए को हटा देते और 19 और 11 का अंतर अगर 11 से बड़ा आता तब हमको ये एहसास होता है कि इसको अंतर हम 11 कर सकते हैं। लेकिन अगर 11 से कम आ गया इस ए को हटाकर तो वहां पे 0 आने का चांस है। तो 19 में क्या घटाया जाए कि 0 आएगा? तो 19 घटाया जाए तो ए के पास हम क्या रख देंगे, सीधे मार देंगे 8। 11, 8, 19, 19 का कितना बचेगा? 0 हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि 9 मेहमान किसी पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी उसे ज्ञात करना है। देखिए मेहमान की संख्या कितनी है? 9। आप इसको मान लेंगे n। ठीक है, मेहमान दोस्तों कितना है? 9 है, उसको आप n मान लेंगे। और इसका एक सूत्र होता है, अगर उसको आप याद रखेंगे तो अच्छा है, कुछ चीजें याद भी रखिए, बढ़िया है। n × n-1/2 ये इसका फॉर्मूला होता है। बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखो n के पास कितना रखेंगे? 9, और 9 में 1 चला जाएगा और देखो 2 से क्या करना है? भाग कर देना है। तो ये जगह 9 और ये जगह 9 में 1 गया 8 और नीचे 2, ये इसको 4 से काटिए, 9 चौक 36। यानी अगर 9 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल 36 बार जो है वो हाथ मिला सकता है। अब इसी में से संख्या कुछ चेंज कर देगा कि कोई एक पार्टी में 12 लोग हैं और दोनों एक साथ क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं। तो भाई कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने जो है ये अनुपात और चाल दूरी समय 2 चैप्टर का मिश्रण है। इसमें आप देख रहे हैं कि अनुपात भी दिया गया है और दूरी और चाल का भी चर्चा किया गया है। तो इस सवाल को थोड़ा सा आप ध्यान से बनाइएगा, क्वेश्चन बहुत आसानी से बन सकता है, लेकिन आपको दूरी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कहता है 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई, फुल स्टॉप। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 है तो उनकी चाल क्या होगी? अब देखिए यहाँ पर एक चीज पता होना चाहिए आपको कि भाई दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। दूरी का फॉर्मूला होता है कितना स्पीड से जा रहा है और कितना समय तक चल रहा है, यानी चाल गुने समय। तो अगर यदि हमको चाल पूछा गया, देखिए यहाँ क्या पूछा गया? चाल का अनुपात। अगर हम ये चाल को निकालना चाहेंगे तो इस समय को यहाँ टपाना पड़ेगा। टपाना अर्थात ये जो भाग जो बराबर का हिस्सा है इस पार लेके आना होगा, और जैसे इस पार लेके आओगे गुना से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि दूरी बटा समय, यानी चाल का फॉर्मूला क्या हो गया? दूरी बटा समय। ठीक है, ये हो गया चाल का फॉर्मूला। अब देखिए आपको दिया गया है दूरी, कितना दिया गया है? 1:2:3। ये आपका क्या है? ये दूरी है, इसको हम डी से लिखते हैं। और देखिए समय दिया गया है, समय का अनुपात दिया गया है
3:2:1। अब इसको क्या करना, देखिए हमको निकालना है चाल। चाल को हम लोग स्पीड यानी एस से इंडिकेट कर सकते हैं। तो दूरी बटा समय 1/3, 2/2 और 3/1, ये हो गया आपका चाल का अनुपात। काटने पर ये 1 हो जाएगा, तो 1/3 यहाँ 1 और 3/1, तो भाई ये 3 ही होगा। जब कभी ऐसा रहे कि 3 संख्याओं या 4 संख्याओं या 2 संख्याओं का अनुपात हो और उसमें से कोई एक ठो क्या दोस्तों भिन्न हो, अगर एक ठो कोई भिन्न हो तो इसका नीचे वाला जो मान है हर, इसको उठा के सब में गुना कर दो। तो यहाँ तो गुना होगा नहीं, क्योंकि इसके नीचे है, ये तो गुना होगा नहीं। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, देखिए ये किसी अनुपात में है, 1 3 9। ऑप्शन नंबर देखिए बी में आपको दिया गया है, यही इसका उत्तर होगा। है ना, आसान क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब दोस्तों आपके सामने एक सवाल है, वो है सरलीकरण चैप्टर से, जिसको आप बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन कहता है किसी संख्या के 5वें भाग यानी 5th भाग, 5वें भाग को जब 3 से विभाजित यानी भाग किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का तिगुना होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल बहुत ही भारी नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। बस इसमें क्या किया गया है कि आपको शब्दों में उलझाने का प्रयास किया गया। देखिए क्या कहा है कि किसी संख्या के 5वें भाग, ठीक है, कोई संख्या मान लेते हैं, उसका 5वां भाग कैसे होगा, 5 से हम क्या कर देते हैं, इसको भाग कर देते हैं। को जब 3 से भाग किया जाता है, 3 से भाग कर दिए, तो कहता है कि प्राप्त परिणाम यानी 80 के, तो भाई 80 का आधा के 10वें भाग, ठीक है, 10वां भाग मतलब पूरे का, अब इसको 10 से भाग कर देना है, के आधे, 10वें भाग के आधे का 3 गुना होता है, यानी अब ये पूरे का 3 गुना कर देना है। तो अब देखिए क्या करना है कि ये 2 आएगा नीचे और ये भी 2 जाएगा यहाँ पर, तो ये 2 गुने ये भी 2, देखिए यहाँ नीचे आएगा सड़क के, और ये भी 2 यहाँ जाएगा ऊपर, तो 2 दूनी 4 गुने 10 40, तब ये x बटा 5 गुने 3 15 हो जाएगा। और यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा 80 बटा 10 दूना 20 दूना 40, और यहाँ हो जाएगा गुना 3, 40 से काटेंगे 2 बार में, तो ये हमारा आ जाएगा x बटा 15 बराबर, ऊपर ऊपर ये गुना होता है, 2 गुने 3 6, तो x गुना 1 x और 15 छक 90, सॉरी 60 लिखा गया, 15 छक 90, ये होगा आपका आंसर कि वो संख्या 90 है। आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48 64 90 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38 54 80 110 शेष बचे। अब दोस्तों ये जो सवाल है ये आपका एलसीएम का सवाल है, तो अब इसको पकड़ना कैसे कि एलसीएम का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है न्यूनतम संख्या। जहां भी आपको न्यूनतम संख्या दी जाए समझ जाना कि ये एलसीएम का सवाल है, और एलसीएम के सवाल में शेष बचने वाला में 2 टाइप आता है। एक तो आता है कि कोई एक ही संख्या शेष बच जाए, और यहाँ देखिए जितनी संख्याओं से भाग दिया गया है उतनी बार शेष बचा है, यानी अगर 4 संख्याओं से भाग दिया है तो 4 बार शेष बचा है। तो ये सवाल थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन बनाना है बहुत आसानी से। आप समझिए कि इसका ट्रिक क्या होगा और कॉन्सेप्ट क्या होगा। देखिए कहता है कि 48 60 90 120 से भाग देने पर शेष बचता है 38 54 80 110, सॉरी यहाँ पर 60 नहीं दोस्तों 64 है। ठीक है, तो देखिए अब ऐसे सवाल में बनाने का प्रोसेस जो होगा वो हम लोग ट्रिक के बाद समझेंगे। तो ट्रिक को बताने के लिए हमको क्या करना होगा, ऑप्शन यहाँ पे लिखा होना चाहिए, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में तो ऑप्शन रहेगा ही, और जिन सवालों को हम बना सकते हैं तो आसानी से, तो उसको ऑप्शन का सहारा लेना सही है। 2890 और एक 2880। अब आप समझिए कि इसका टेक्निक हम कैसे लगाएंगे, वो ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला इसमें पॉइंट है, इस ट्रिक को लगाने का सबसे पहला नियम है कि आप देख लीजिएगा कि संख्या और शेष के बीच में हर जगह पर अंतर आपको सेम मिलेगा। 48 और 38 10 का अंतर, 64 54
10 का अंतर, 90 80 10 का अंतर, 120 110 10 का अंतर। तो आप यहाँ पे लिख के रख सकते हैं कि भाई अंतर जो है वो 10 है। और जब इस सवाल को सॉल्व किया गया होगा तो लास्ट में जो अंतर है आपका 10, उसको घटा करके किसमें से, एलसीएम में से 10 घटा करके ये उत्तर आपको दिया गया होगा। ठीक है, तो अब सोचिए कि ये संख्या कैसे मिला हम लोगों को, 10 घटा करके। तो अगर यदि हम इसमें 10 जोड़ दें तो हमको ये शेष मिल जाएगा, है कि नहीं। तो अगर इसको हमको उत्तर ढूंढना है तो सीधे क्या करेंगे कि अंतर को सब में आप 10 जोड़ दीजिए। ध्यान से समझिएगा, टेक्निक बहुत ही आसान है। जो अंतर निकले उसको सबको जोड़ देना है। तो ये बन जाएगा 28 80, ये बन जाएगा 28 70, ये बन जाएगा 28 90 है तो ये 2900 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 28 90। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो संख्या आपको मिला है, इसी संख्या को देखना है कि भाई इन चारों से क्या हम कटा सकते हैं। और चारों से कटाने की जरूरत नहीं है, आपको जो समझा रहे हैं उसको ध्यान सुनिएगा। इन सब में से देखिए आपको एक जगह पर देखिए 9 मिल रहा है, क्योंकि 90 में क्या है दोस्तों 9 है। और ये अमूमन देखा गया है कि ऐसे सवालों में आपको 9 या 3 या 6 मिल ही जाएगा, और मैक्सिमम में तो आपको 9 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको 9 मिल गया है तो चेक करना है कि इन चारों में से 9 से किससे कटता है। तो अब इसको जोड़ते हैं। देखिए जोड़ने पर अगर 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से कटेगी, ये नियम है 9 का। 8 2 10 और 9 19, ये नहीं कटेगा। 9 2 11 नहीं कटेगा। 8 7 15 और 2 17 नहीं कटेगा। 8 8 16 और 2 18, ये कट गया। 18 देखो 9 से कटता है ना, इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा, ए नंबर होगा 2870। ये तो था पूरा ट्रिक का बात। अब आते हैं कि इसको बनाने का पूरा प्रोसेस क्या कहता है, टेक्निक एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। तो देखिए उसके लिए क्या करना है कि इन चारों संख्याओं का आपको पहले एलसीएम निकालना होगा। अब जिन भी लोगों को एलसीएम निकालने नहीं आता है, हम एलसीएम चैप्टर को डिटेल से पढ़ाए हैं, 4-5 वीडियो हम दिए हैं एलसीएम चैप्टर पे। तो आप देखिए वहां से सब टाइप देख सकते हैं एलसीएम का। तो एलसीएम को निकालने के बाद उसका क्या करना है, उसमें 10 घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप एलसीएम निकालने में जितना समय लगाओगे उतना समय में तो 4 ऑप्शन आप चेक करके निकल जाओगे। आई बात समझ में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों हम लोग अनुपात का वो सवाल पढ़ने जा रहे हैं जो कि कैलकुलेशन के मामले में थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन आप यकीन मानिए कि इस सवाल में भी आपको बिना कलम उठाए हम सिखाएंगे, बिना पेन छुए आप क्वेश्चन कैसे मार देंगे। कैलकुलेशन लंबा है लेकिन आप बिना कलम उठाए इसको मारेंगे। ठीक है, कहता है 4 मिश्रणों में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 1:2, 2:3, 3:2, 7:8 है। दोस्तों क्रमशः को बोलते हैं रिस्पेक्टिवली, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ध्यान देंगे। यदि उनकी बराबर मात्राएं परस्पर मिला दी जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा। इस सवाल में जो ट्रिक हम सिखा रहे हैं उस ट्रिक को कैसे लागू करें, उसका हिंट क्या रहेगा कि हमेशा बराबर मात्रा में या समान मात्रा में मिलाया जाएगा। जब ऐसा दिया जाए कि 2 या 3 या 4 या 5 तरह के मिश्रण को एक ही साथ मिलाया जाए लेकिन बराबर मात्रा में, तो उसके लिए जो ट्रिक होगा वो जो हम बता रहे हैं, इस ट्रिक को आप लगाइएगा। देखिए कितने मिश्रण दिए गए हैं, 4 मिश्रण। यहाँ है 1:2, फिर है 2:3, फिर है 3:2 और फिर है 7:8। ठीक है, ये क्या है, ये है दूध यानी मिल्क और वाटर, ये भी है मिल्क और वाटर, ये भी है मिल्क और वाटर, ये मिल्क और वाटर, चारों को समान मात्रा में। अब ये मात्रा मान लीजिए कुछ भी लिया होगा, x ग्राम या x kg, और एक बड़ा मिश्रण बनाया गया, सबको मिला करके एक अलग ही मिश्रण बनाया गया, 5वां मिश्रण। तो इसमें भी क्या होगा, मिल्क और वाटर होगा। अगर आप दूध और पानी का 4 जार ले लिए हैं मिश्रण, 4 को जार लिए हैं, सब में दूध और पानी है, तो उसको जब किसी बड़ा जार में मिलाइए तो उसमें क्या बन जाएगा, चीनी पानी बन जाएगा, कि दूध और पानी बनेगा ना। ठीक है, तो अब कहता है कि इसमें मिश्रण क्या होगा। और अब देखिए इसका ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है 13:15, 7:9, 9:11 और 11:9।
थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, एकदम बिल्कुल ध्यान से। मान लेते हैं कि समान मात्रा यहाँ से आया, तो कुल भाग कितना आया, 2 और 1, 3 भाग यहाँ से आ गया। यहाँ से जो मात्रा आया वहाँ 3 और 2, 5 हिस्सा आ गया। अब यहाँ देखिए 3 और 2, यहाँ से भी 5 हिस्सा कम से कम आ सकता है। हिस्सा तो 5 आएगा ना भाई, जितना की मात्रा आप केजी में कुछ भी लाइए। अगर 1 गिलास शरबत आप बनाए हैं तो उसका 2 चम्मच आप पीजिए या फिर पूरे गिलास पी जाइए, मिठास में कोई अंतर होगा क्या? कोई अंतर नहीं होगा। तो जब आप इसको 10 केजी लाएंगे फिर 10 क्विंटल लाएंगे, भाग तो 5 ही आएगा ना। और यहाँ 8, 7, 15, तो आप देख रहे हैं कि आपको क्या क्या मिल गया, 3, 5, 5, 15। कब? जब सब भाग को हम मिला के लेके आ रहे हैं। तो जब इसमें देखेंगे तो क्या है, दूध पानी है, दूध पानी है, दूध पानी है, दूध पानी है। इसको ही मिलाइए, 13, 15, 15 तरह कितना होता है बताइए, 28, 9, 7, 16, 11, 9, 20, 11, 9, 20। अब देखना है कि इसमें से वही अनुपात आपका आंसर होगा जो इन चारों संख्याओं से कट जाए। ठीक है, तो अब दोस्तों इन चारों में से आप देख रहे हैं कि आपको गौर करना है कि जब कहीं 5 मिल जाए हमको, जब कहीं 5 मिल जाए तो समझिए कि वो क्वेश्चन सबसे आसान है। तो भाई 5 से ये बिल्कुल नहीं कटने वाला है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें कटने वाला है 5 से कौन, 20 और ये 20। लेकिन 20 वाला तो 2 को माना गया है, एक 9:11 और एक 11:9। कौन सा आंसर होगा? तो अब फिर अनुपात पे आप घूम के आइएगा। देखिए पहला वाला में क्या है कि दूध क्या है, कम है, पानी ज्यादा है। दूध कम, पानी ज्यादा। सिर्फ एक यही है जिसमें कि पानी ज्यादा है, बाकी सॉरी मिल्क अधिक है। यहां देखिए दूध कम, पानी ज्यादा। इसका मतलब कि जब 4 में से 3 अनुपात में दूध कम और पानी ज्यादा है, तो इसका आंसर होगा दूध कम और पानी ज्यादा वाला, यानी कि 9:11 इसका उत्तर होगा, ना कि 11:9 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है ना जी। ठीक है, सी में है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक टॉपिक को पूरा करने वाले हैं जिसका नाम है पासा यानी डाइस। दोस्तों इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलता है, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम ले लीजिए, सीटेट ले लीजिए, या कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन का एग्जाम ले लीजिए। तो इस टॉपिक से केवल 3 टाइप का ही सवाल आपसे पूछता है। देखिए पढ़ने का तो इसको बहुत लंबा चौड़ा करके आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम को देखते हुए हमें वो पढ़ना चाहिए जहां से हमको नंबर मिल सकता है। तो पासा में 3 टाइप सवाल। सबसे पहला, जब एक सतह समान हो। सेकेंड टाइप, जब 2 सतह समान हो। और थर्ड टाइप, पासा का प्रसार। दोस्तों पासा का प्रसार हम इससे बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, उसको जाकर के आप देख सकते हैं, मेरे पेज पर भी आपको मिल जाएगा और यूट्यूब पे दोनों पे मिल जाएगा, तो उसको जाके आप देख लीजिएगा। आज हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि इस सवाल को कैसे बनाया जाए। देखिए आप लोग जब भी कभी पासा के सवाल में ये 3-4 जब आप पासा को देखते हैं तो आप घबरा जाते हैं कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है। ये बेहद आसान है। देखिए क्या लिखा है, एक पासा के 4 रूप दिखाया गया है, यानी ये चारों रूप पासा का, एक ही पासा का 4 रूप दिखाया गया है। अब पूछ रहा है कि 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। यानी अगर कहीं पर आपको 4 दिख रहा है, जैसे यहाँ है या तो यहाँ पर है, तो इस 4 के उल्टा जो सतह होगा, जो उसका भी अपोजिट जो सरफेस होगा, उस पर कौन सा नंबर हो सकता है, ये बताना है आपको। अब देखिए इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान समझिएगा। देखिए आपके पास 4 यहां पर है और 4 यहां पर है, तो अब या तो हम इससे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, या तो इससे बना सकते हैं। लेकिन आसान किससे होगा वो ध्यान समझिएगा। अगर हम तीसरे नंबर के पासा को देखें तो 4 के अलावा देखिए 5, 6 हमको दिख रहा है। तो आपका कोशिश होना चाहिए कि जब ऐसा सवाल पूछे तो जिसके विपरीत पूछा गया है उसको छोड़कर जो बच गया वो दोनों ढूंढना है कि और कहां पर है। तो भैया वो दोनों देखिए यहां पर है, 5 और 6। देखिए 5, 6 यहां भी है और 5, 6 यहां भी है। तो ये कैसा पासा हो गया, 2 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस समान सतह वाला हो गया ये पासा। तो अगर जब ये दोनों समान हो गया तो अब बचा कौन, यहां से 4 और यहां से 1, तो इस 4 का उल्टा दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मार देंगे आंसर ए नंबर। कितना आसान था। बस सबसे पहले आप क्या ढूंढिएगा कि जो हमको निकालना है वो कौन सा पासा में है। अब जब 4 निकालना था तो बाकी जो बचा हुआ है उसको क्या करना है,
ढूंढना है कि और ये दोनों कहीं मिल सकता है क्या। तो यहां हमको मिल गया, मार देंगे आंसर। मान लेते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए मान लेते हैं कि ये वाला पासा नहीं होता। ध्यान से सीखिएगा, आपको टाइप 1 हम इसी में कंप्लीट कर देते हैं, इसी क्वेश्चन में। अगर यदि ये पासा केवल यही 3 पासा होता और हमसे पूछता कि बताओ 4 का उल्टा क्या होगा, तो हम कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ भाई 4 है, ठीक है, या फिर यहाँ 4 है, दोनों में से किसी भी बना लेते हैं। चलिए इसी सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या चलिए इसी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 4 है और एक ये बचा हुआ है। अगर इन दोनों में काम करेंगे तो दोनों में 4 4 कॉमन है, तो जिसको पूछा गया उसको कॉमन लेकर के आप नहीं बना सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम चौथे वाले से अगर बात करें तो इसमें और इसमें देखिए 2 क्या है, कॉमन है। 2 दोस्तों क्या है, कॉमन है। अब हम पासा नंबर 1 और ये पासा नंबर 3 एक में काम करना शुरू करेंगे। जो कॉमन है उसको लिखेंगे और एकदम घड़ी के दिशा में घूम जाएंगे। ध्यान रखेंगे, घड़ी दिशा में घूमेंगे, घड़ी दिशा में, क्लॉकवाइज। दोस्तों कैसा घूमेंगे, क्लॉकवाइज। तो 2 के बाद 1, 1 के बाद 5 आ गया। फिर उसी प्रकार से यहां भी करेंगे, शुरू करेंगे 2 से और घड़ी दिशा में घूम जाएंगे। 2 के बाद 4 और 4 के बाद 3। अब बताओ, ये तो कॉमन ही है, हमसे पूछा ही नहीं है। तो 1 का उल्टा 4 या तो 4 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 4 या तो 4 का उल्टा 1, 5 का उल्टा 3 या तो 3 का उल्टा 5। तो आपसे क्या पूछा गया है, 4 का उल्टा, तो भाई 4 का उल्टा 1। देखिए यहां भी 1 आंसर आया था। तो जब एक ही पासा का चारों रूप है तो आप कैसे भी बनाओगे उत्तर सेम आने वाला है। आई बात समझ में। बस पासा में यही 2 टाइप पूछता है। आप इसको बढ़िया से वीडियो को बार बार देख करके समझ लीजिएगा, जिसको दिक्कत हो। इसके अलावा पासा में कुछ नहीं करना है, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है ये हाइट एंड डिस्टेंस है, जिसका बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। दोस्तों ऊंचाई दूरी टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछता है और आपके बीपीएससी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का यहां से रहेगा। तो आप कोशिश करिए कि इसके बेसिक को समझने का, और इसमें हम बेसिक क्या आपको एक ऐसा टेक्निक बताएंगे कि सवाल को आप देखेंगे डायरेक्ट इसका ऑप्शन मार के निकल जाओगे। विश्वास नहीं हो तो आप बढ़िया से देखिए। क्वेश्चन कहता है, किसी टावर के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए ये एक टावर है, यहां जो बिंदु है तल से 100 मीटर की दूरी पर, ये जो कोण बन रहा है दोस्तों, ये कोण बोल रहा है कितना है, 30 डिग्री है। तो जैसा आपकी आप हाइट डिस्टेंस में एक चीज याद रखिएगा कि यहां पे जो कोण बनेगा वही कोण यहां पे बनेगा, ठीक है। एकांतर कोण होता है, जो लोग एंगल नहीं भी पढ़े तो भाई एकदम खाटा खटी समझो कि जो कोण यहां बनेगा वही कोण यहां बनेगा। 30 डिग्री हो गया। और जब यहां पे एंगल रहेगा तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो आपका आकृति है ये कैसा है, ये समकोण त्रिभुज बन गया आपका, है ना। तो समकोण त्रिभुज में अगर यहाँ पर जो डिग्री है उसको हम tan से लिखते हैं, tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री होता है 1/√3, और tan का मतलब होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ लंब क्या है दोस्तों, तो ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो क्या हम कह सकते हैं कि लंब का मान कितना है, 1 है, और आधार का मान कितना है, √3 है। तो ये √3 है। अब देखिए सवाल में कहा गया है कि टावर के आधार से यहां से और यहां तक की दूरी आपको दी गई है 100 मीटर, 100 मीटर। अब ध्यान रखेंगे, हमसे पूछा क्या दोस्तों, हमसे पूछा है क्या, टावर की ऊंचाई पूछा है, ठीक है। तो आप सोचिए कि टावर की ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे। यहां देखिए √3 यही दिया है, √3 का मान दिया हुआ है, √3 का मान 100 मीटर। तो 1 का मान अगर निकालेंगे, 1 का मान तो हो जाएगा 100/√3 मीटर। क्या आपके ऑप्शन में है ये 100/√3 मीटर। बस ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, कुछ नहीं करना था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखिए, ट्रेन से जुड़ा हुआ सवाल है। रेलगाड़ी चैप्टर से जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा। तो रेलगाड़ी में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए।
ट्रेन चैप्टर हम 3 भाग में पढ़ाए हैं, जिसको भी पढ़ना हो तो वो जाकर के यूट्यूब से आप निकाल के देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन कैसे बनाना है वो समझिए। एक रेलगाड़ी जिसकी गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब यहाँ एक चीज समझिएगा कि अगर यदि एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है तो दोनों की दिशा कैसा हुआ, विपरीत हुआ। जब दोनों का दिशा विपरीत होगा तो दोनों का स्पीड जोड़ देंगे। कभी आप ट्रेन में अगर बैठे होंगे आपको एहसास हुआ होगा कि आप जा रहे हैं मान लीजिए इस साइड और एक ट्रेन जा रहा है इस साइड से, आप इधर से और एक ट्रेन इधर से, तो आपको लगेगा कि सामने वाला ट्रेन काफी स्पीड से निकल गई, क्योंकि वो आपका गति भी क्या कर ली, उसमें अपने आप में जोड़ ली। और इस ट्रेन में जो बैठा होगा उसको ये ट्रेन काफी फास्ट लगेगा, क्योंकि ये ट्रेन इस ट्रेन की गति को जोड़ ली। ठीक है, तो जब दिशा विपरीत हो तो क्या करेंगे, स्पीड को जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 84,690 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ट्रेन की लंबाई हमेशा आपको मिलेगी मीटर में, तो अगर मीटर में मिलेगा तो स्पीड को भी हमको चेंज करना होगा। अब आपको एक चीज सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। किलोमीटर प्रति घंटा जो भी मान दिया रहेगा वो हमेशा 18 के पहाड़ा में रहेगा, 90% चांस। ठीक है, बाकी चेंज करने का तरीका और भी है, 18/5 से गुना करिए या 5/18 से गुना करिए, वो आपको सिखाए हुए हैं, लेकिन यहाँ जो सिखाते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड जो है हमेशा 18 का पहाड़ा में होगा, तो 18×5 अगर 5 गुना हुआ है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करिए आप, 5 को इस 5 से गुना कर दीजिए। ध्यान रखेंगे 18 से जितना बार पढ़ा गया खाली 5 में उतना बार गुना कर देना है, तो 5 गुने 5 25 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखिए यहां पे टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है कितना, टाइम दिया गया है 4 सेकेंड। अब बताओ कि दूरी क्या होता है, तो अब यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको और जानना पड़ेगा। देखिए जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, चाहे दिशा कुछ भी हो, किसी पोल को पार करे चाहे दिशा कुछ भी हो, या फिर किसी वृक्ष को पार करे चाहे वो दिशा कुछ भी हो, ठीक है, ऐसी स्थिति में ट्रेन की जो अपनी लंबाई है वही वास्तविक दूरी होता है। ठीक है, तो अगर हम दूरी निकालें, दूरी क्या होगा, स्पीड गुने समय, तो स्पीड कितना निकाले हैं 25 और समय है 4, कितना हो गया 100 मीटर। तो ये जो दूरी निकला है 100 मीटर, ये दूरी वास्तविक में क्या है, ट्रेन की ही लंबाई है। तो ट्रेन की लंबाई 100 मीटर बोल दें हम, या फिर दूरी बोल दें 100 मीटर, बात एक ही है। आई बात समझ में? ये कब होगा, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, किसी पेड़ को पार करे या किसी पोल को पार करे। ओके दोस्तों, अब दोस्तों आपके सामने एक सवाल है लाभ हानि चैप्टर से, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों ये जो सवाल आपके सामने है, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट जान रहे हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन मान लीजिएगा। आप क्वेश्चन को पढ़िए और मैं समझाता हूं कि इसका बेसिक क्या है। ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को लाभ हुआ है किसी सामान को बेचने पर, इसका मतलब है कि उस सामान को क्रय मूल्य यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उससे ज्यादा में बेचा होगा, है ना। अगर किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को बेचने पर लाभ हुआ है तो वो क्रय मूल्य से अधिक में बेचा होगा, और अगर किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को बेचने में अगर हानि हुई है तो वह उसके क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से कम में बेचा होगा। तो हानि क्या है, कॉस्ट प्राइस से कम में बेचना, और लाभ क्या है, कॉस्ट प्राइस से आगे बेचना, ज्यादा बेचना। ठीक है, क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने से हुई हानि यानी लॉस से दोगुना है, ट्वाइस है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो हानि से तुलना किया गया है कि 840 रुपया में बेच दिया गया किसी चीज को, तो जितना लाभ हुआ वो हानि से क्या है, दोगुना है। तो अगर हम हानि को x मान लें तो लाभ कितना होगा, बताओ दोस्तों, बिल्कुल सही 2x हो जाएगा। अब बताओ कि यहां बेचा गया है 600 में और यहां बेचा गया है 840 में, तो दोनों स्थिति से हम क्रय मूल्य पे आ सकते हैं।
अगर आप कहते हैं कि 100 रुपया में बेचे और 10 का लाभ हुआ, इसका मतलब कि 10 का आप ज़्यादा में बेचे हैं ना, 10 का आपसे छीन लिए, आपके पास कितना बच गया, 90 बच गया। वो 90 क्या है, क्रय मूल्य। और आप कह रहे हैं कि 80 में बेचे और 10 का क्या हो गया, हानि हो गया। तो अगर 10% आपको और मिल जाए तो हानि होगा क्या, नहीं होगा, क्रय मूल्य पे पहुंच जाएंगे ना, जितना खरीदे थे आप उतना पहुंच जाओगे। तो क्या करते हैं कि जो लाभ वाला स्थिति है उसमें लाभ को कर देते हैं माइनस। 840 जो बेचा गया मूल्य है उसमें लाभ क्या करते हैं, माइनस। और जो हानि हुआ है 600 बेचने पर, जितना हानि हुआ है उतना उसको हम और दे देते हैं। तो ये भी क्या मिल गया, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य ना, और ये भी क्या मिल गया, क्रय मूल्य। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 840 में बेचा तो लाभ हुआ, यानी 840 क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो इससे जितना ज्यादा उतना छीन लिए, जितना ज्यादा था उतना छीन लिए, यानी कि लाभ छीन लिए। कहाँ आ गया, जितना उसका लागत था, जितना उसका क्रय मूल्य था। और 600 में बेचा तो उसको हानि हो गया, कितना हानि हुआ, x, इसको x और दे दिए, तो उतना उसका रुपया हो गया जितना उसका लागत था। अब दोनों हो गया बराबर, क्योंकि लागत बराबर लागत। 840, ये 600 यहाँ हो जाएगा माइनस। जैसे टपाओगे चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पर x है, 2x टपाओगे यहाँ जुड़ जाएगा। 840 में 600 चला गया, 240 और x और यहाँ 2x, 3x, 3 से काटिए 80, यानी x का मान दोस्तों कितना हो गया, 80। अब आप एक काम कर सकते हैं, क्रय मूल्य चाहो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो या तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, आसान तो इसी में है। 600 प्लस x, x मतलब 80, इसका मतलब है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य 680 होगा। आई बात समझ में, ठीक है। ये टाइप बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसमें थोड़ा आसान भी टाइप आता है लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ और भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, ध्यान समझिएगा। ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसे 24 दिन में, और सी और ए उसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ 12 दिनों तक कार्य करते हैं, नहीं काम करते हैं। उसके बाद ए और बी काम छोड़ के चला जाता है। शेष काम को समाप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए सी को कितने दिन लगेंगे। एकदम गौर से समझिएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ग्रुप में काम किया गया है, ए बी, बी सी और सी ए। ए बी काम कर सकता है 30 दिन में, ये कर सकता है 24 दिन में, और ये कर सकता है 20 दिन में। देखिए इसमें आपका थोड़ा एलसीएम अगर फास्ट हो तो बड़ा मजा आ जाएगा। देखिए इन तीनों का पहले आप एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। तो 30 या 90 नहीं कटेगा, 30 तो 120, तीनों से कट जाएगा, ठीक है। अब जो एलसीएम आपका आएगा, गौर समझिएगा, ये जो एलसीएम आएगा यही आपका पूरा काम रहेगा। इसको आप ना सेब केला कुछ भी मान लो ताकि बनाने में आसान लगे, ठीक है। तो पूरा कितना खाना है, सेब 120 ठो। अब ये दोनों मिल करके बोलता है कि 30 दिन में हम खा जाएंगे, तो भैया एक दिन में कितना खाएगा, 4 ठो खा रहा होगा ना, और ये एक दिन में कितना, 5 ठो खा रहा होगा, तब ना 24 दिन में पूरा पूरी खत्म कर देगा। और ये कहता है कि हमको 20 दिन लगेगा खत्म करने में। तो भैया 120 गो सेब अगर 20 दिन में खत्म कर देगा तो एक दिन में 6 गो सेब खा रहा होगा। तो ये ए बी का क्षमता, ये बी सी का क्षमता, ये सी ए का क्षमता, जब हम सबको जोड़ते हैं तो ये मिलता है 15। आप ध्यान देंगे कि इस 15 में दो बार देखिए ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, 2 कर लिए कॉमन, ठीक है। अब यहां आ गया 15। अब अगर हम ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता निकालें तो वो 7.5 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और सी अगर तीनों एक साथ सेब खाना शुरू करता है तो एक दिन में 7.5 गो सेब खाएगा, 7 और आधा। तो ये दोनों कहता है, ये तीनों कहता है कि 12 दिन तक काम किया। इसका मतलब 12 दिन तक ये लोग सेब खाया। तो 12 सत्ते 84, 84 और 12 का आधा 6, यानी 90 को सेब खा गया, 90 सेब खा गया। अब अगर इसमें से 90 सेब खत्म हो गया तो बोलो बचा कितना सेब, जल्दी बोलो, 30 ठो सेब बचा ना।
अब कहता है कि सी को अकेले काम करना, भैया ए और बी तो भाग गया, तो ए और बी कितना सेब खाता था, 4 ठो सेब खाता था। तो 7 में से क्या करते हैं, सॉरी 7 नहीं 7.5, 7.5 ना इन तीनों मिलके खाता था, ए बी और सी मिलके 7.5 सेब खाता था। उसमें से ए बी भाग गया, ए बी भाग गया, तो बचा कितना, 3.5। यानी ये जो सी है, ये जो भूखड़ आदमी है सी, ये एक दिन में 3.5 गो सेब खाता था। ठीक है, एक दिन में 3.5 सेब, तो 30 गो सेब खाने में कितना समय लगेगा, निकाल दो टाइम। 30 बटा 3.5, ये ऊपर जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसको जो है 5 से काटोगे तो 5 छक 30, 5 सत्ते 35। अब 7 से इसको काट देते हैं, 8 गुने 7 56, 4 बच गया बटा 7। देखिए ये आपका ऑप्शन में होगा 8 सही 4 बटा 7, या इसको आप पढ़ते हैं 8 पूर्णांक 4 बटा 7। इतने दिन में सी बचा हुआ सेब या बचा हुआ काम कर देगा। कुछ भी नहीं है, बस खाली बेसिक समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम का एक सवाल जो कि भाजकता से संबंधित है। दोस्तों भाजकता से सवाल हम कई सवाल करा चुके हैं और हर बार कुछ ना कुछ नया सवाल रहता है। ठीक है, ये टॉपिक ऐसा है कि आपको इस एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन यहाँ से देखने मिलेगा। क्वेश्चन कहता है यदि संख्या 2564 $4, से पूर्णतया विभाज्य है यानी डिविजिबल है, तो डॉलर के स्थान पर इनमें से कौन सा अंक नहीं आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ डॉलर, कहीं लिखता है स्टार, कहीं लिख देगा ए, कहीं लिख देगा एक्स, कहीं वाई, जो भी लिखना कोई दिक्कत नहीं है। तो संख्या है 2564 $, फिर 4। ठीक है, अब ये कट रहा है किससे भाई, तो 4 से पूर्णतः कट रहा है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 4 से कौन कौन संख्या कटती है, या कब 4 से कोई संख्या कटेगी, वो नियम क्या कहता है। तो 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक कटना चाहिए, या तो लास्ट में डबल 0 होना चाहिए। अंतिम का 2 अंक कटना चाहिए, या तो डबल 0 होना चाहिए। ऑप्शन कहता है 8 5, क्या क्या है 8 5 2 और 6। अगर हम 8 को रखते हैं 84, तो भाई ये 4 से पूरा पूरी कट जाएगा, यानी 8 तो हो सकता है। अगर रखते हैं 5 और 4, देखिए 4 से 54 नहीं कटेगा, 52 कटता है, 52 कटता है, 54 नहीं कटता है। अगर रखेंगे 2, तो ये 2 और 4 24, 4 से कट जाएगा। अगर रखते हैं 6 और 4 64, ये भी 4 से कट जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। यही आपका आंसर होगा कि 5 यहां पर रखने से 4 से नहीं कटेगी। ठीक है, यानी ये डॉलर का मान अगर हम 5 रख देंगे तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। आई बात समझ में। ठीक है, आप जिसको भी भाजकता का नियम नहीं पता है वो जाकर के मेरे YouTube चैनल से आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे मैंने 0 से लेकर के 13 तक, फिर 25 का, 72 का, 88 का सबका सिखा रखे हैं। अब जाके वहां अच्छे से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।